हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल HR क्रिएशंस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस। स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर हैं। उनमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो हम लोग 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, इन सब के बारे में। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर की डेफिनेशन है, हमें वही देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन से आप लोग क्या समझते हो? देखिए, हमें बिल्कुल बेसिक लेके चलना है, तभी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो दिमाग में बैठ पाएंगी। समझना है आपको, रटना नहीं है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, क्या था, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसे बिल्कुल सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के अंदर समझाने की हमें कोशिश करेंगे। तो द प्रोसेस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहता केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास इस डेफिनेशन में जितने भी वर्ड आए हैं, हमें उनका मतलब जानना है। सो कहता द प्रोसेस, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, इन विच ए केमिकल सब्सटेंस, जहाँ पे हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, वो कहता क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये ट्रांसफॉर्म वर्ड से क्या मतलब है? ट्रांस का मतलब होता है बदलना, फॉर्म का मतलब होता है किसी नई चीज का बनना। तो कहता है ये जो केमिकल सब्सटेंस हमने लिया है हमारी इनिशियल स्टेज में, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर। और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब हमें केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखना है, जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन क्या थी। ये तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता चल गई कि एक केमिकल सब्सटेंस जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नाउ प्रोसीड विद एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कहता मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या मतलब है इस लाइन का, कि जो दूध होता है गर्मी के दिनों में वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? हमारे पास अब हम इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, केमिस्ट्री के थ्रू देखेंगे। दूध हमारे पास क्या है, दूध हमारे पास, मिल्क हमारे पास एक इनिशियल केमिकल सब्सटेंस है। वो रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा रहा, रूम टेम्परेचर गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 35, 40 प्लस भी चला जाता है। ठीक है, तो कहता रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका ये जो मिल्क था ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा, और ये किसी दूसरी चीज़ के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, केमिकल रिएक्शन का नाम दिया है। आप लोगों ने भी देखा है गर्मियों में अगर हम फ्रिज में दूध ना रखें तो वो दूध खराब होकर फट जाता है। ठीक है, तो वो जो फटने की प्रोसेस है, यानी कि वो दूध कन्वर्ट हो गया किसी अलग चीज के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, एन आयरन पैन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या कहता है कि आयरन पैन, आयरन का मतलब क्या है, लोहा। पैन का मतलब जो हम मान लो घरों में किचन में बर्तन यूज करते हैं, उनमें कोई पैन है, वो मान लिया हमने लोहे का। या आप लोग यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लोहे की कोई भी छड़ ले सकते हो, लोहे का कोई बर्तन ले सकते हो, कोई बीकर ले सकते हो। ठीक है,
तो कहता जो आपका ये आयरन का सब्सटेंस है, अगर आप इसको खुले एनवायरनमेंट के अंदर रख दोगे तो ह्यूमिडिटी जो होगी, बारिश जो होगी, धूप जो होगी, पानी जो होगा, वो सब इसके ऊपर आके इफ़ेक्ट करेंगे और ये जो आपकी लोहे की छड़ थी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरी चीज़ के अंदर। तो ये भी कहता क्या हुई हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक सब्सटेंस अब दूसरी चीज़ के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट, एंड दैट प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, केमिकल रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। कहता हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जेली फॉर्म में, फ्रूट, दूध, मिल्क, जो भी आप लेना चाहो। सो वो खाना जैसे ही बॉडी में जाएगा, कहता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बॉडी जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कर लेगा, पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और वो जो फूड है अब क्या हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका होगा एक दूसरी फॉर्म के अंदर। तो ये प्रोसेस जो हुई है ये भी किसके थ्रू हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। कहता है जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि फर्मेंटेशन से क्या मतलब होता है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है खमीर, या जिसे हम बोलते हैं कि उसका किण्वन प्रक्रिया वहाँ पे स्टार्ट हो गई। सो कहता अगर ग्रेप्स जो रखें हम कुछ टाइम के लिए, ग्रेप्स ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, या हम बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो गुड़ ले सकते हो, थोड़े टाइम के बाद उनकी क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है, और वो फर्मेंटेशन होना भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है फूड इज कुक्ड, यानी कि जब हम खाना बनाते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास खाना एक अलग फॉर्म के अंदर होता है, ये जो फॉर्म है हमारी एक इनिशियल स्टेज है। देन हम क्या करते हैं, इसको पकाएंगे, इसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे, एंड दैट फूड कन्वर्ट इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन के 5 एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी कि जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। फिर हमने एग्जांपल देखा, पहले हमने दूध देखा कि दूध गर्मियों में रूम टेम्परेचर के ऊपर फट जाता है। फिर हमने आयरन देखा कि अगर खुले एनवायरनमेंट में रखे तो वो थोड़े टाइम के बाद किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स, शुगर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ टाइम के बाद फर्मेंट हो जाती है थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज फूड इज कुक्ड, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में खाना किसी और फॉर्म में था, देन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कहता देयर इज डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस एंड न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म। अब देखिए हमने केमिकल रिएक्शन में क्या कहा था कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस था और कुछ टाइम के बाद ये केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हुआ था और इसको हमने कहा था केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये लिखता है कि स्टार्टिंग में ये जो केमिकल सब्सटेंस हमने लिया था, इस केमिकल सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी और जो नया केमिकल हमारे पास बना है इस केमिकल की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, दोनों प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ कुछ अलग फॉर्म के अंदर थी, देन हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म होके एक नई चीज़ के अंदर आई है। So there is the difference between the chemical property of the original chemical substance, यानी कि जो स्टार्टिंग में लिया था, और न्यू केमिकल सब्सटेंस जो हमारा आफ्टर केमिकल रिएक्शन बना है। तो उन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर कहता हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए कैसे होगा ये डिफरेंस। कहता सॉलिड वैक्स बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड CO2 विच आर गैस। कहता हमने क्या ले लिया, कोई सॉलिड वैक्स ले लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ले लिया वैक्स को। कहता जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे या इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो कहता है ये क्या करेगा, इसमें से जो जितने भी वाटर के वेपर होंगे वो उड़ जाएंगे और हमारे पास कौन सी गैस है जो वहाँ पे होगी, CO2 गैस कहता आपके पास वहाँ पे अवेलेबल।
यानी कि सॉलिड वैक्स को बर्न करने से क्या बनेगा, वाटर के वेपर बनेंगे और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस। CO2 गैस से क्या मतलब है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग एक जर्नल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक हमने एक बिल्कुल सिंपल ले लिया, हमारे पास क्या है, A+B है। A+B हमने क्या लिया, जो हमारे ये इनिशियल केमिकल सब्सटेंस थे। ठीक है, फिर हमने एक एरो लगाया, इस एरो का मतलब होता है गिव अस, यानी कि ये जो हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। स्टार्टिंग में आप लोग जो भी केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करवाने से पहले लेते हो, उस सब्सटेंस का नाम होता है रिएक्टेंट, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। अब ये रिएक्टेंट क्या है, एरो, एरो का मतलब यानी कि गिव अस। ये रिएक्टेंट हमें क्या देगा, कहता A+B कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर, C+D के अंदर। और C+D हमारा क्या है, जो हमारा ये नया सब्सटेंस बना है, और इस नए सब्सटेंस का जो हम नाम देते हैं वो होता है प्रोडक्ट। तो यानी कि अब हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट लेंगे और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम और इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उन दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस, क्योंकि ये हम ऊपर बता चुके हैं। जो स्टार्टिंग में लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो हमारे नई चीज बनती है, नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एरो का मतलब यहाँ पे है गिव अस। अब देखिए जो हमने इसको कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखिए, कहता द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस आपका जो आपने स्टार्टिंग में लिया है और वो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। देन हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, जो ये A+B कन्वर्ट होके बना था C+D में, तो इस C+D को हमने क्या नाम दिया था, प्रोडक्ट नाम दिया था। तो प्रोडक्ट देखिए क्या है, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कहता स्टार्टिंग में जो केमिकल रिएक्शन आपने, जो केमिकल रिएक्टेंट आपने लिया था, ये रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो गया था एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर, एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में लिया रिएक्टेंट, नया हमारे पास बना प्रोडक्ट। किसके थ्रू बना, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद हमारे पास आता है साइन ऑफ रिएक्शन। साइन ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है या नहीं हुई है। सो आप लोग कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे हमें 100% आइडिया हो जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना जरूरी है। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। कहता जो सब्सटेंस आपने स्टार्टिंग में लिया और जो सब्सटेंस अब ये ट्रांसफॉर्म होकर किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, इनकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी चेंज, लाइक हम एग्जाम्पल देखते हैं अब चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मिल्क। हमने क्या किया, मिल्क लिया, इसको गर्म किया, इसमें थोड़ा सा हमने नींबू या थोड़ा सा कुछ खट्टा डाला, जिसकी वजह से एक रात रखने के बाद कहता है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, दही के अंदर। मिल्क इनटू कर्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन एंड द स्टेट ऑफ द मिल्क इज लिक्विड एंड द स्टेट ऑफ द कर्ड इज सेमी सॉलिड। सो क्या हो गया, अब दोनों की जो स्टेट थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। मिल्क हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर था और जो दही होगी वो हमारे पास सेमी सॉलिड होगी, यानी कि उसमें लिक्विड भी होगा और कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी होगा, जेली टाइप। सो इनकी जो स्टेट है कहता वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहाँ पे, साइन इन रिएक्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास है चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस।
बहुत सारी हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें सब्सटेंस का जो कलर है, स्टार्टिंग में ये हमारा रिएक्टेंट है, इसने केमिकल रिएक्शन करी और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अब कहता रिएक्टेंट का जो कलर था और प्रोडक्ट का जो कलर है उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यानी कि उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। थर्ड है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। कहता केमिकल रिएक्शन में जब हमारे पास इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट के पास कुछ टेम्परेचर था, देन ये कन्वर्ट हो गया केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक नए सब्सटेंस में, तो उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी कि वहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और था, प्रोडक्ट का कुछ और बन गया, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इवोल्यूशंस ऑफ हीट, लाइट, गैस एंड साउंड। इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इवोल्यूशन से मतलब है किसी चीज़ का मान लो निकल जाना। तो कहता क्या निकल सकता है केमिकल रिएक्शन में, हीट निकल सकती है, ठीक है, या फिर कहता उसमें से लाइट निकल सकती है, या फिर कहता उसमें से कोई गैस निकल सकती है, या फिर कहता उसमें से किसी चीज़ की साउंड निकल सकती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब हम लोग इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमने लिया Mg। Mg से हमारा क्या मतलब है, मैग्नीशियम। साथ में हमने क्या लिया प्लस करके O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो कहता है जब हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि गिव अस क्या देंगे, MgO। MgO से हमारा क्या मतलब है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, Mg, इधर हमारे पास क्या था, O2। अगर देखा जाए Mg को हमने लिया था 1 और O2 हमने लिए हैं कितने, 2। O2 से क्या मतलब है हमारा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये O2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको भी हमें 2 लेना चाहिए था, तो ये जो टॉपिक होगा आपका, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे Mg 1 है तो Mg इधर भी 1 है, इधर O2 है लेकिन इधर हमारे पास अकेला O है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एक ऑक्सीजन का एटम है वो कहाँ है, वो भी एक्चुअली यही है, बट अभी आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमने अभी इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। एक बार इस सारे पॉइंट्स को आप लोग दोबारा से देख लीजिए स्टार्टिंग से, कि 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरी चीज़ के अंदर किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसे हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मिल्क कहता रूम टेम्परेचर पे फट के कुछ और बन जाएगा। आयरन को अगर खुले में रख देंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ में, या उसके ऊपर जंग लग जाएगा। फूड कहता हम खाते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद वो भी डाइजेस्ट हो जाता है थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। देन ग्रेप्स जो है हमारे पास वो भी फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड जो है कहता वो पका लेते हैं तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो भी चेंज हो जाता है। देन हमारे पास आता है कि जो हमने ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस लिया था और जो हमारे पास नया केमिकल सब्सटेंस बना है, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या है, डिफरेंस है। हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पे सॉलिड वैक्स का। सॉलिड वैक्स कहता क्या हो गया था, जब उसको बर्न करेंगे देन इट गिव्स वाटर वेपर एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो A+B हमने लिया, ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। A+B रिएक्टेंट हमने कहा, एरो लगा का जिसका मतलब है एरो का गिव अस, यानी कि ये हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट को हमने किस फॉर्म में लिखा, C+D की फॉर्म में। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपके ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो आपके ट्रांसफॉर्म होकर नए केमिकल सब्सटेंस बने हैं।
देन हमारे पास आता है साइन ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन के साइन है कैसे हमें पता चलेगा रिएक्शन का। हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज इन स्टेट होता है कि पहले किसी अलग फॉर्म में था, देन हमारे पास किसी अलग चीज़ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या वहाँ पे इवोल्यूशंस हो सकती है हीट की, लाइट की, गैस की, साउंड की। फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जो हमें प्रोडक्ट देगा किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो ये Mg है और जो ये O है, कहता है ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये भी O2 हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट, Mg भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। और जो इसने हमें ये प्रोडक्ट दिया है, ये इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट, ये गिव अस, इसका नाम मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीजन, एंड दे गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 10th साइंस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट, उसके बारे में। सो उसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, साथ ही साथ हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे और साइन ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। सो केमिकल रिएक्शन क्या था आप लोगों के पास, कि जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था आफ्टर सम टाइम थ्रू द केमिकल चेंज, देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, प्रोडक्ट में। तो वो हमारी थी केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था Mg+O2, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या देंगे वो हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वो हमारी क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन थी। अब हम उस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। देखिए, हमने जो वो एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसका प्रोडक्ट आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उस रिएक्शन के अंदर ये जो हमने सिंबल्स यूज किए थे, जैसे मैग्नीशियम के लिए हमने Mg लिखा था, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 लिखा था, और इनका जो प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके लिए हमने MgO लिखा था। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, इस चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या कहता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक यानी कि किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो वे है, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए कैसे, लाइक हम एग्जांपल लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लास्ट टाइम भी हमने यही एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी, और इन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों को पता है जो हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या है, वो है हमारे रिएक्टेंट। स्टार्टिंग वाले जो हमने क्या बोला था कि जो हमारे इधर है उनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, फिर ये जो नई ट्रांसफॉर्म के अंदर चीज बनाएंगे उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह एक्ट करेंगे, रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेंगे, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद हमारे पास, अब ये तो हमने जैसे इनका पूरा नाम लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने क्या करना है
केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को हमें लिखना है। तो रिएक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या कहा इक्वेशन में कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। सो अब इस रिएक्शन का हमें क्या करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। वो कैसे करेंगे, लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंबल है वो हमारे पास क्या है, Mg। एम यहाँ पे कैपिटल होगा, जी स्मॉल। सो Mg हमारे पास क्या हो गया, सिंबल किसका, मैग्नीशियम का। देन हमें प्लस करना है इसके अंदर क्या चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, O2 की फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंबल जो है वो O है और किसकी फॉर्म में लिखेंगे उसको, O2 की फॉर्म में। अब ये दोनों मिलके हमें जो रिएक्टेंट है हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी कि O2, ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैग्नीशियम है तो इट मींस वहां पे क्या आएगा, Mg। ऑक्साइड है तो इट मींस वहां पे क्या आएगा, O। तो ये हमें क्या प्रोडक्ट दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका क्या फॉर्मूला है, MgO। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने कर दी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया थ्रू उसके जो सिंबॉलिक थे, सिंबल थे उनके थ्रू। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हमारे पास LHS। इस LHS का मतलब क्या है बच्चे, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की साइड में हमने क्या लिखा है, RHS। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड। तो यानी कि जहां पे हमारा रिएक्टेंट था, जहां पे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, उस साइड हमने क्या लिखा, उस साइड हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और इन दोनों को हमने क्या कहा, रिएक्टेंट कहा। इसी साइड में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। देखिए आपका जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोडक्ट के अंदर, तो ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। ये हाथ आपका कौन सा हो गया, यहाँ जो प्रोडक्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड में माना जाएगा, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो राइट हैंड साइड में। तो इस वजह से हम लोग क्या लिखते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट है उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका प्रोडक्ट है उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये हो गई हमारी एक केमिकल इक्वेशन। अब ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, केमिकल इक्वेशन हो सकती है, कि आप लोग इसके कितने मर्जी एग्जांपल कर सकते हो। देन हमारे पास केमिकल इक्वेशन के बाद आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप लोगों ने ये जो इक्वेशन रिएक्शंस हमने की है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पे O2 है और यहाँ पे हमने अकेला O लिखा है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो उसका जो फंडा है, उसका जो तरीका है कि वो कहाँ से आएगा बच्चे, वो आएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये रिएक्शन है अनबैलेंस्ड। अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है अगर आपके पास स्टार्टिंग में, मान लो हम जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 1 किलो शुगर है और लास्ट में जब आपकी रिएक्शन खत्म हो जाती है तब भी आप लोगों के पास 1 किलो शुगर है, 1 kg शुगर। तो अगर आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या है जो वो चीज सेम रहती है, तो हम क्या कह देंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। बट अगर ऐसा ना हो कि ये हमने स्टार्टिंग में 1 kg लिया था और रिएक्शन होने के बाद ये ½ kg बच गया, तो ये कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, हमने जो मैग्नीशियम और O2 लिया था, इन दोनों ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, बट हमारे पास ऑक्सीजन हमने O2 लिया था और प्रोडक्ट के अंदर हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन को लिखा है। तो इट मींस इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना होगा, यानी कि इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। सो क्या कहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ द एटम्स ईच एलिमेंट, जितने भी हमारे पास क्या है एलिमेंट है और उन एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम है रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम है वो हमारे सेम रहने चाहिए। अगर वो नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के सेम रहते हैं एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, तब आप लोग उस इक्वेशन को बोल सकते हो कि वो कैसी रिएक्शन है, कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कि नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शंस विल रिमेन द सेम। अगर सेम होंगे तो बैलेंस्ड है, सेम अगर नहीं हुए तो रिएक्शन कैसी होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। सो ये जो रिएक्शन थी ये अनबैलेंस्ड थी, अब हमें इसका क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो हमें बैलेंस करने का जो फॉर्मूला है वो देखना है किस तरीके से हम उसको बैलेंस करेंगे। सो देखिए लाइक कहता हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी, अब आप लोग एग्जांपल देखिए। एग्जांपल हमने लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हमने किसका एग्जांपल लिया, इसको हम क्या मानते हैं जिंक, इसको हम क्या मानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। तो पहले हमने इनको कैसे लिखा है, पूरे वर्ड्स में लिखा है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। फिर इसके बाद इनकी क्या करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं कि जिंक, जिंक का मतलब ZN, ये इसका क्या हो गया सिंबल। उसके बाद हमारे पास है H2SO4, H2SO4 क्या होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा। दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके हमें क्या दे देंगे, जिंक सल्फेट, क्या दे देंगे ये हमें जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकल गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस, क्या निकल गई हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गया। तो कहता है ये हमने इसका क्या कर दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर ये देखना है कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, एक टेबल बनानी है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। देन हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी हमारी, जहां पे हमने रिएक्टेंट लिखा था, तो इट मींस रिएक्टेंट की साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हमने यहां पे लिखना है। देन हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट की साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हमने इस टेबल में लिखना है। तो अब देखिए स्टार्टिंग से हमने लिया था जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट साथ में हाइड्रोजन। सो एलिमेंट हमने कौन कौन से यूज किए, स्टार्टिंग में हम आया हमारे पास जिंक, तो ये हमने लिखा जिंक। उसके बाद हमारे पास क्या है H2, H2 से मतलब कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, H2 का क्या मतलब हो गया, H2 हो गई हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अगर मैं अकेला H लिखता हूं तो वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो H यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। देन हमारे पास क्या है S, S का मतलब क्या होता है सल्फर, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे S लिख दिया। देन हमारे पास क्या है O4, O4 से क्या मतलब है, O किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन को, और 4 उसका क्या हो गया नंबर की 4 ऑक्सीजन। सो मैंने क्या लिख दिया एलिमेंट यहाँ पे O। तो अब मेरे पास 4 टाइप के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे यूज हुए हैं। कौन कौन से, एक जिंक, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और लास्ट ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस। सो बैलेंस करने के लिए आप लोगों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों देखनी है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट की साइड राइट हैंड साइड, इन दोनों को हमने देखना है। सो देखिए सबसे पहले कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, अब ये हमारी क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड।
अब लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, सबसे पहले किसको देखेंगे, जिंक को। तो जिंक कितना है, इधर हमारे पास इन दोनों में अगर देखें तो एक जिंक है, तो यानी कि एक एटम है हमारे पास जिंक का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम जिंक के कितने हैं, 1 एटम प्रेजेंट है। देन हम लोग देखते हैं जिंक के बाद कौन आता है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, H2। H2 से क्या मतलब है, H का मतलब हाइड्रोजन और 2 का मतलब वहां पे उसका नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एटम। तो H की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, H के बाद S, यानी कि सल्फर। सल्फर का यहाँ पे नंबर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, तो कितना लिख देंगे सल्फर की साइड में, 1 एटम्स ऑफ सल्फर। देन हमारे पास आता है ऑक्सीजन, O कितना नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, 4, यानी कि 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो O की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देन ये हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट के जितने भी नंबर ऑफ एटम थे, जितने भी एलिमेंट थे, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार कर लिया। देन हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, यानी कि जिस साइड हमारा प्रोडक्ट बना है। सो प्रोडक्ट में क्या क्या एलिमेंट है, एलिमेंट तो वही रहेगा, सिर्फ उनका क्या नोट डाउन करना है हम लोगों को, उनका नंबर नोट डाउन करना है। सो नंबर में देखिए सबसे पहले इधर क्या है, ZnSO4। ZnSO4 से क्या मतलब है, Zn, यानी कि जिंक कितना हो गया हमारे पास, 1 एटम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Zn कितना है, 1। तो जिंक के आगे राइट हैंड साइड में अगर हमें अब लिखना है तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 एटम। उसके बाद है S का और नहीं है इसमें कहीं पे भी, तो S का कितने हो गए हमारे पास, S का नंबर है यहाँ, तो S भी कितना हो गया, 1 एटम। देन हमारे पास क्या आता है, O4। O से मतलब ऑक्सीजन, नंबर कितना है, 4, तो O की जगह पे क्या लिख देंगे, 4। देन हमारे पास क्या है, H2 से मतलब हाइड्रोजन, नंबर कितना है, 2, तो हाइड्रोजन की जगह पे नंबर कितना लिख देंगे, 2। अब आप लोगों को क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, उन एलिमेंट के जो नंबर है उन सबको मैच करना है। सो देखिए जिंक का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फर का यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी। मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर। सो ये क्या था हमारा किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। अब आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए सबको। सबसे पहले हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से भी पहले हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन। क्या थी केमिकल रिएक्शन? जब कोई भी रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट के अंदर, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक नई फॉर्म के अंदर। एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। देन हमारे पास आती थी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप लोग क्या करोगे, क्या कहोगे, डेफिनेशन क्या होगी कि जब हम लोग किसी रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल में हम लोगों ने लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और इनसे जो मिलके बना है उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। देन इसके बाद हमने कहा जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब हमें इनके सिंबल यूज करने हैं, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। सो मैग्नीशियम का हम लोग लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन का हम लोग लिखेंगे O2 एंड दे गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। क्लियर। देन इसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या थी, जैसा कि पहले बताया कि हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस है, एक अनबैलेंस्ड एक बैलेंस्ड। सो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एटम आपके सेम रहेंगे रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। तो उस रिएक्शन को आप लोग बोल सकते हो कि वहां पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोगों के पास है। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे
सो हेंस वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अगर कहता आप लोगों के पास ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ जो एटम्स है वो इक्वल ना हो, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सो अब ये तो हमने इनको वर्ड्स में यूज किया है यहाँ पे, अब हम इनको किसमें लिखेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो क्या होगा? जिंक यानी कि Zn, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 दे गिव्स ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ में क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन यानी कि H2। उसके बाद हमारे पास क्या है? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो क्या होगा? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, जो कि कहां से आए हैं हमारे पास? एक केमिकल इक्वेशन से। अब हमें क्या करना है? इनके जितने भी नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों को इक्वल करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे Zn हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन H2 है तो H का नंबर हो गया 2, सल्फर का नंबर हो गया 1 और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 4। ऐसे ही अब हम लोग किसमें देखेंगे? ZnSO4 में, यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा होगा राइट साइड में जो होगा। सो Zn का नंबर है यहाँ पे 1, सल्फर का नंबर है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन का नंबर है 4 और हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। तो इसे हम क्या कह देते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेक्चर नंबर 3। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमने एक केमिकल रिएक्शन को, जो कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन थी, उसको हमने चेक किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। बैलेंस करने का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या होंगे? इक्वल। उसे हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या होगी? बैलेंस होगी। सो इस मेथड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। सो चलिए देखिए, लाइक हम लोग एक लेट अस ट्राई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। हमने एक रिएक्शन को कंसिडर किया लाइक Fe यानी कि आयरन प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन। सो क्या हुआ है? आयरन के साथ जब हमने वाटर की एडिशन की तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया Fe3O4 और साथ में क्या निकल गया यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। अब हमें इस रिएक्शन के अंदर देखना है, इस केमिकल इक्वेशन में, कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। वो इसलिए, अगर रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम है अगर वो इक्वल ना हो तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, हमारे पास इधर Fe के आगे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स Fe का कितना नंबर हो गया? 1। कहाँ पे है ये? लेफ्ट हैंड साइड में। सो अब हमें क्या देखना है कि राइट हैंड साइड में Fe का कितना नंबर है? कितना नंबर है यहाँ पे? Fe3, तो यानी कि यहाँ पे 3 है और वहाँ पे हमारे पास 1 है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक एटम ही अभी तक हमने देखा है, एक एलिमेंट ही हमने अभी तक देखा है जो कैसा है? इनबैलेंस, अनबैलेंस्ड बोल सकते हो आप लोग, जैसे भी कहें। इधर हमारे पास H2O है यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन,
और इधर हम लोग देखें तो H2 है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर कितना है 4, तो यानी कि जो ऑक्सीजन भी है वो भी बैलेंस नहीं है। सो ये रिएक्शन हमें पता चल गई कि ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। सो अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। किस मेथड के थ्रू, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। सो इस जो मैकेनिज्म है इस मेथड का वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 हमारे पास कहता फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द ईच फॉर्मूला। जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले आप उसको क्या करो, उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे अलग अलग एलिमेंट को जो हमारे पास दिए हुए हैं। लाइक हमारे पास दिया हुआ था Fe यानी कि आयरन, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास H2O, उसके बाद इनसे मिलके प्रोडक्ट हमारा क्या बना Fe3O4 और साथ में क्या निकला हाइड्रोजन। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, ये है स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, जो भी हमारे केमिकल फॉर्मूले इक्वेशन के अंदर दिए हुए थे उनको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। सेकंड जो स्टेप है देखिए, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने भी एटम्स है, सबसे पहले कहता हूँ उनकी क्या करें, लिस्ट बनाएं। तो देखिए लाइक हम लोग यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं हमारे एलिमेंट्स की। तो हमारे पास क्या क्या है, Fe, साथ में क्या है हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन। सो Fe का नंबर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखना है, पहले Fe का नंबर, Fe कितना है 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या है हाइड्रोजन जिसका नंबर 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1। फिर हमें कौन सा केस देखना है, प्रोडक्ट का, यानी कि Fe का नंबर इधर कितना है 3, ऑक्सीजन का नंबर है यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन का नंबर है यहाँ पे 2। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम की हमने लिस्ट बनाई, एलिमेंट की लिस्ट हमने बनाई जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर दिए हुए थे, जो इन्वॉल्व है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। सो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 टाइप के हमारे पास एटम है। अब इनका नंबर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, 1 to 1 रिएक्टेंट साइड में और 3 to 4 प्रोडक्ट की साइड में। यहाँ तक का काम ये हो गए हमारे 2 स्टेप, नंबर लिख दिया। अब आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हो कि आपकी जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। कैसे, देखिए रिएक्टेंट में Fe का नंबर 1 है और प्रोडक्ट साइड Fe का नंबर 3 है। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर 1 है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर 4 है। सो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। अब हमें जाना है स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, कहता स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कहता हमें अब क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करना है। और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट के, जो हम लेके चलेंगे। इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जो नंबर मैक्सिमम होगा आपका, ये कहता रिएक्टेंट की साइड में भी हो सकता है और प्रोडक्ट की साइड में भी हो सकता है। नेवर अल्टर दी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कहता कभी भी आप किसी भी फॉर्मूले को अल्टर नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे। हमें सिर्फ क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, किसी भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करना। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि बॉक्स में बंद करो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में कहा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व है उनकी लिस्ट बनाओ। थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट का नंबर सबसे ज़्यादा है, कहता आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, उसको बैलेंस करोगे। सो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इधर 1 है, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इधर 1 और इधर 4। तो हम किसको उठाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को उठाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट।
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन स्टार्टिंग में इनिशियल में कितने हैं हमारे पास, एक है। कहाँ पे है ये, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में कहाँ पे, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि इन H2O। देन हमारे पास क्या है, इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 4, और ये कहाँ पे है, Fe3O4 के अंदर। अब हमें इसे करना है बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 4 है, दोनों को हमें इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टू बैलेंस, इसके सेकंड स्टेप में इस एक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 इट गिव्स 4। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नंबर है ऑक्सीजन का वो भी 4 हो गया, और रिएक्टेंट के अंदर भी हमारे पास क्या हो गया, 4। तो हम अब इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, FeH2O Fe3O4 प्लस के H2। फिर हमने कहा हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, 4 की एडिशन करी है, मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो ये हमने क्या किया, 4 यहाँ पे लिख दिया। ऑलरेडी ये बॉक्सेस में बंद थे, बॉक्सेस के बाहर ही आपका जो नंबर होगा वो आएगा। दूसरी बात, ये जो आपका नंबर आप यहाँ पे यूज़ करोगे, चाहे वो कोई भी हो, सो इस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी कि ये वो मिनिमम नंबर होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमने 4 H2O कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो एक एटम था वो क्या हो चुका है, बैलेंस। कौन सा, ऑक्सीजन। We can put coefficient 4 in the H2O, now the partially balanced। अब ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम कहेंगे partially balanced रिएक्शन, या इक्वेशन आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो एक ऑक्सीजन था वो क्या हो चुका है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होके। देखिए अब H2O के आगे 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4O, और यहाँ पे भी O4, तो यानी कि ऑक्सीजन का नंबर हमारे पास क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। देन हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4, कहता Fe एंड हाइड्रोजन आर नॉट स्टिल बैलेंस्ड, पिक अप एनी वन फॉर बैलेंस। कहता अब आपने ऑक्सीजन को तो चलो बैलेंस कर दिया, हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन तो आपका जो था वो बैलेंस हो चुका है। अब हमें किसको बैलेंस करना है, या तो कहता Fe को करो या हाइड्रोजन को करो, दोनों में से किसी एक को उठाओ और उसको बैलेंस करो, क्योंकि वो अभी तक अनबैलेंस्ड है। सो इसके बाद जो नंबर आता है वो आएगा 3 का, क्योंकि हमारे पास हमें किस वे में लेके चलना है, सबसे पहले उसको उठाएंगे जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, देन उसके बाद उससे कम, देन उसके बाद उससे कम। सो ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आएगा आयरन का। सो आयरन को हम उठाते हैं। चलिए देखिए अब इसके केस में क्या होगा, कहता Fe एंड हाइड्रोजन आर द स्टिल अनबैलेंस्ड एंड पिक अप एनी वन, यानी कि इनमें से किसी भी एक को हम लोग उठाएंगे। सो उसको उठाने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए हमने जब इसके आगे 4H2O किया था, तो 4H2O करने से जो आपका ऑक्सीजन था वो तो बैलेंस हो चुका था, लेकिन इस 4 के लगाने से H2 इंटू 4, यानी कि H का नंबर कितना बन गया, 8, और यहाँ पे H का नंबर कितना है हमारे पास, 2। तो यानी कि जो हाइड्रोजन था अब वो क्या हो चुका है, अनबैलेंस्ड हो चुका है। अब हमें उसे भी क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या उठाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन का केस अब उठाएंगे। सो हाइड्रोजन का केस उठाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन या एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर इन रिएक्टेंट के अंदर और इन प्रोडक्ट के अंदर। देन हमारे पास क्या होगा, इनिशियल हम लिखेंगे। इनिशियल के अंदर क्या है कि हमारे पास स्टार्टिंग में हमने कहा था जब H2O के आगे हमने 4 की एडिशन की, तो इट मीन्स वहाँ पे हमारे पास जो नंबर था हाइड्रोजन का वो 8 हो चुका था। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो चुका है, 8। किस साइड में, रिएक्टेंट की साइड में। लेकिन प्रोडक्ट की साइड में देखा जाए तो अब भी हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 2 है। सो हाइड्रोजन का नंबर इनिशियल स्टेज में इन्होंने कहा कि 8 हो गया है वाटर में, लेकिन कहता अब भी प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। सो अब इस 8 को हमें बैलेंस करना है प्रोडक्ट की साइड में, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बन गया, 8। यानी कि
रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ अब हमारे पास जो हाइड्रोजन का नंबर है वो भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सो इट मीन्स अब इस रिएक्शन को जब बैलेंस हो चुका है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, एक एक स्टेप को हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद रिएक्शन को बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद सबकी एटम्स की लिस्ट बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है एलिमेंट के उसको हम उठाएंगे, उसको हम बैलेंस करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के अंदर। देन जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, जो एटम्स बच जाएंगे, उनमें से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उसको एक को उठाएंगे, देन उसको फिर बैलेंस करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के बाद हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को उठाया। ऑक्सीजन को जब हमने लिया, कंसीडर किया, तो हाइड्रोजन का नंबर क्या हो चुका था, अनबैलेंस्ड हो चुका था, ड्यू टू हमने 4 की एडिशन कर दी थी H2O मॉलिक्यूल्स के आगे। तो अब हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हमने प्रोडक्ट की साइड में 4 की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, किसके साथ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे भी जो नंबर है आपका वो 8 बन जाएगा। और फिर हम इस केमिकल रिएक्शन को ऐसे फाइनल कर सकते हैं, यानी कि Fe4H2O Fe3O4 प्लस के 4H2। तो ये हो गए हमारे यहाँ तक 4 स्टेप हो गए, और यहाँ तक हम रिएक्शन के ऊपर बैलेंस करते करते पहुँच गए। देन हमारे पास आता है 5th स्टेप, कहता पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हम क्या करेंगे, कहता आपका जो एलिमेंट अब बच गया है, थर्ड एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आप लोग उसको उठाओ और अब उसको क्या करो, बैलेंस करो। तो कौन बच गया हमारे पास, आयरन, यानी कि Fe। तो हम क्या करेंगे कि एटम्स ऑफ Fe लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इन रिएक्टेंट के केस में और इन प्रोडक्ट के केस में। सो इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो Fe ही है वो कितना है, देखिए रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहले ये हमारी मेन रिएक्शन है जहाँ से हमने हमारा काम स्टार्ट किया था। सो Fe का जो नंबर है इसका आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे कितना है, 1। तो हम क्या कहेंगे कि 1 हमारे पास नंबर है Fe का। तो अब हम देखना है प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट में हमारे पास जो नंबर है वो है Fe3, तो यानी कि 3 हो गया हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 3 है, तो क्या करना होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी 3 के साथ, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो भी क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 बन जाएगा। सो यानी कि रिएक्टेंट के केस में, प्रोडक्ट के केस में अब हमारे पास जो नंबर है आयरन के एटम का वो क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर 3 की एडिशन करिए तो इट मीन्स हमें इस 3 को एडिशन करनी होगी हमारी केमिकल रिएक्शन में। सो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ये, तो यानी कि अब 3 की एडिशन होगी। सो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस के 4H2। ठीक है, ये हो गई हमारी एक केमिकल रिएक्शन। ये थे 5 स्टेप। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 6, जिसके अंदर क्या है कि चेक द बैलेंस्ड इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कि जो आप 6 स्टेप होने के बाद आपके पास रिएक्शन आई है, उस रिएक्शन को अब आपने चेक करना है कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड भी है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड के अंदर। सो देखिए ये हमारी रिएक्शन आई है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 3Fe और यहाँ पे है Fe3, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम Fe के सेम। उसके बाद है 4H2O। 4H2O को अगर देखें तो 4H2 यानी कि 4 दूनी 8H, यानी कि हाइड्रोजन के 8 एटम। यहाँ पे 4 दूनी 8H, तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन के 8 एटम। देन हमारे पास है 4O, तो यहाँ पे भी O4। तो यानी कि ये जो रिएक्शन थी अब कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। स्टेप नंबर 6 को अब हमने चेक कर लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 7 कि राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, SLG, जो कि स्मॉल अक्षर में है, स्मॉल वर्ड्स में, और क्या है साथ के साथ हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है।
अब स्टेप नंबर जो 7 है वो क्या कहता है कि जो भी आपकी ये केमिकल रिएक्शन अब फाइनल हुई है, जो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है, कहता अब इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, इनकी फिजिकल स्टेट डालनी है। फिजिकल स्टेट से मतलब है कि कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ गैस है। तो अब हमें इनके क्या करना होगा, इनके अंदर हमें एडिशन करनी होगी। सो देखिए, जो हमारा Fe होता है वो है हमारा सॉलिड फॉर्म में, जो H2 है यहाँ पे वो है हमारा स्टीम की फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में, जो Fe3O4 है ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में, और जो H2 है ये हमारा है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे, प्लस उस फिजिकल स्टेट को हम ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे छोटे अक्षरों में लिख के। तो इसके यहाँ तक लिखने के बाद अब हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो रिएक्शन है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स Fe3O4 सॉलिड प्लस के 4H2 गैस। ये आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है। और ये हमने करी कैसे है, ये हमने स्टेप वाइज जो चीज़ें सीखी है, जो हमने लिखा है, उसके बेस के ऊपर सिर्फ हमने उनको किया है। सो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, देन हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। इसके साथ साथ अब हमने यहाँ पे लिखा है H2O गैस। अब H2O गैस से क्या मतलब है, इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली जो वाटर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्टीम की फॉर्म में, यानी कि भाप की फॉर्म में, और उसकी वजह से हम लोग इसको लिखते हैं कि जो H2O है वो आपका गैसियस फॉर्म के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। सो ये थी आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मेथड आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में ले सकते हो। सो आप लोग इसको देखिए और नोट कीजिए।